नमस्कार। मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट आपको समझा रहा था और मैंने आपको इतिहास जानने के साधनों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था। और मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारतीय इतिहास के बारे में जो ये कहा जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन नहीं जानते थे, तो मैंने आपको ये समझा था कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। विशेष रूप से कल्हण का उदाहरण देते हुए मैंने आपको समझा था कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी थी। और अब आइए मैं आपको इतिहास जानने के साधनों के बारे में आपको बताता हूँ कि हम कितनी तरह से किस प्रकार से इतिहास लिख सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से भारतीय इतिहास को जानने के साधनों को हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि हम 3 तरीके से 3 माध्यम से हम इतिहास जान सकते हैं। पहला माध्यम है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 प्रकार हैं, 3 माध्यम हैं जिसके द्वारा हम भारतीय इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसके बारे में अब विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो कि हमको जमीन के ऊपर मिलते हैं। भारतीय इतिहास को जानने का विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है और भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण काल पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही आधारित है। और ये स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अवशेष, औजार, उपकरण, फिर होते हैं अभिलेख, फिर होते हैं सिक्के, फिर स्मारक, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र। यानी कि ज़मीन पर जो हमको चीज़ें मिली हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिले हों, चाहे वो अवशेष के रूप में हमें मिले हों, चाहे वो अभिलेख मिले हों, चाहे वो सिक्के मिले हों, स्मारक मिले हों, मूर्तियाँ मिले हों, जो भी चीज़ हमको जो मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है। अब इसको और ज़्यादा विस्तार में अगर हम लें तो सबसे पहले आइए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अवशेष, औजार और उपकरण इतिहास लेखन में कैसे सहायक होते हैं। या फिर ज़मीन के ऊपर कोई हमको पत्थर मिलता है, कोई हमको उपकरण मिलता है, कोई हमको और कोई चीज़ ऐसी जो हमको मिलती है, तो उससे हमको इतिहास कैसे हम उससे इतिहास लिख सकते हैं। तो भारत का जो आदिम इतिहास है, जो प्रागैतिहासिक इतिहास का है, उसमें उस काल की चीज़ों, उस काल के औजारों, उस काल के उपकरण से हम उस काल के जनजीवन को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बहुत पुराना पत्थर की कोई कुल्हाड़ी हमको प्राप्त होती है, तो हम प्रागैतिहासिक काल के भारत में रहने वाले उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि उन पत्थरों का उपयोग करते रहे होंगे। और इस तरह के अवशेष मानव की विकास यात्रा को भी समझाते हैं। यानी कि पत्थरों से वो कैसे धातु युग के रूप में आया होगा। भारत का जो निवासी है, पहले उसने पत्थरों का प्रयोग किया होगा, पत्थरों से वो उसके बाद धातु, लोहे का, तांबे का, कांसे का प्रयोग करना सीखा होगा। ये सारे के सारे जो जानकारी हमको मिलती है वो अवशेषों, औजारों के माध्यम से हमको मिलती है। और अवशेषों में हमको क्या मिल जाता है? झोपड़ियों के अवशेष मिल जाते हैं, जानवरों के खुरों के निशान मिल जाते हैं। और जानवरों के निशान अगर हमको मिलते हैं, उनसे हमको पशुपालन अवस्था के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो नवपाषाण काल के अवशेषों और उपकरणों से हमको जानकारी होती है कि मानव ने पशुपालन और खेती सीख ली थी और उसकी शिकार पर निर्भरता कम हो चुकी थी। यानी कि जब वो खेती करने लगा था तो वो शिकार पर अब कम ध्यान दे रहा था, उसको शिकार की आवश्यकता नहीं थी। इन अवशेषों से क्या होता है कि धीरे धीरे स्थायी ग्राम्य जीवन स्थापित होने लगा था। लोग एक स्थान पर रहने लगे थे। पशुपालन अवस्था में, शिकारी अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, परंतु जब कृषि करना लोगों ने सीख लिया, खेती करना जब सीख लिया, तो उनको स्थान स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं हुई। यानी कि एक ग्रामीण जीवन की शुरुआत होने लगी थी। कृषि तकनीक जब शुरू हो गई तो मानव प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करने लगा था। तो ये उपकरण, ये औजार, ये अवशेष
प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के भारत के जनजीवन को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का एक महत्वपूर्ण जो आधार है वो अवशेष, औजार और उपकरण होते हैं। अब आइए दूसरा मैंने आपको बताया अभिलेख। अभिलेख इतिहास लेखन में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। अभिलेखों में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अभिलेखों में आते हैं शिलालेख आ जाते हैं, अभिलेख तो आते ही आते हैं, गुहा लेख आते हैं जो गुफाओं के अंदर हमको लेख मिले हैं, स्तंभ लेख आ जाते हैं, मूर्ति लेख आ जाते हैं, पात्र किसी बर्तन के ऊपर जो लिखा हुआ मिलता है वो आ जाते हैं, ताम्रपत्र आ जाते हैं, कॉपर प्लेट जिसको कहते हैं। तो अब आइए हमें ये अभिलेख कैसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जनजीवन के अंदर, कि अभिलेख प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अभिलेखों का महत्व साहित्यिक स्रोतों से अधिक होता है। हमें सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगाज-कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमको मध्य एशिया में बोगाज-कोई हमको प्राप्त होता है और इसमें दो नरेशों के बीच संधि में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, यानी कि जिसको नासत्य का मतलब होता है अश्विनी देवता, का उल्लेख मिलता है। उस अति प्राचीन काल का जो बोगाज-कोई अभिलेख जो हमको प्राप्त होता है उसमें वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त होता है और इस अभिलेख से हमको ये ज्ञात होता है कि ऋग्वेद कितना पुराना रहा होगा और ऋग्वेदी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक रहा होगा कि उस युग में जाके उस अभिलेख का निर्माण करने वाले व्यक्ति वैदिक देवताओं के नामों से परिचित था। और ये अभिलेख ऋग्वेद की तिथि निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और भी महत्वपूर्ण अभिलेख हमको भारत में मिलते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में हमको अभिलेख मिले हैं। इसमें अशोक के अभिलेख में रोमनदई अभिलेख है, मास्की अभिलेख है, उसके बाद खारवेल का एक अभिलेख हमको मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक प्रशस्ति हमको मिलती है। रुद्रदमन का हमको जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। वशिष्ठपुत्र पुलमावी का हमको नासिक अभिलेख मिलता है। हेलियोडोरस जो यूनानी शासक था, राजदूत था, उसने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था और बेशनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था, वो अभिलेख हमको मिलता है। समुद्रगुप्त की हमको प्रयाग प्रशस्ति मिलती है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का हमको मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का हमको मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि उसने बंगाल और दक्षिणापथ को जीता था। स्कंदगुप्त का हमको भीतरी पाषाण लेख हमको मिलता है जिसके अंदर हमको ज्ञात होता है कि नर्मदा घाटी के पुष्यमित्रों पर उसने विजय प्राप्त की थी। जो हूण राजा है तोरमल, उसका एरण वराह अभिलेख मिलता है। उसके बाद गोपराज का हमको एरण अभिलेख हमको मिलता है। उसके बाद मालवा के शासक यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख मिलता है जिसमें उसने हूण विजय की थी, उसकी जानकारी हमको मिलती है। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख हमको मिलता है जिसमें कि ज्ञात होता है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। मिहिर भोज का हमको जो प्रतिहार शासक था उसकी हमको ग्वालियर प्रशस्ति मिलती है, उसकी विजयों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रातंक चोल जो शासक है उसमें उसका हमको उत्तर मेरूर अभिलेख हमको प्राप्त होता है जो चोल शासन के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो इस तरह के ये जो अभिलेख हैं जो विभिन्न जानकारी हमको देते हैं, इतिहास जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आइए हमको शिलालेख जो हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि शिलालेखों में हमको कम से कम 1400 BC का बोगाज-कोई अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख शायद प्राचीनतम है और इसमें कुछ ऋग्वेदी देवताओं के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद अशोक के शिलालेखों से तत्कालीन भारत को समझने में बहुत मदद मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख इतिहास की विभिन्न परतों को खोलने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह बहुत सी शिलालेख है जिसके बारे में अभी मैंने पहले आपको बताया था। ये शिलालेख तत्कालीन भारत को जानने, समझने, वहाँ के राजाओं के जनजीवन, वहाँ के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में हमको सूचना देते हैं। इससे इतिहास लेखन में ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद शिलालेखों के बाद आइए गुहालेख। चट्टानों को काटकर बहुत सी हमारे यहाँ गुफाएं बनाने का एक रिवाज था, प्रचलन था और इन गुफाओं में बहुत से लेख उत्कीर्ण हैं। अशोक का बराबर पहाड़ियों पर गुहालेख हमको मिलता है। दशरथ का नागार्जुनी गुहालेख हमको मिलता है। खारवेल का हमको हाथी गुहालेख हमको मिलता है। सातवाहनों का नासिक और नानाघाट गुहालेख
हमको मिलता है, जो कि इन शासकों के बारे में, इन शासकों को जानने और समझने के बारे में, उन शासकों के शासनकाल में हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है स्तंभ लेख की। अभिलेखों में यज्ञकूप या कीर्ति स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख भी विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्तंभ खड़े करवाए थे। अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी देने में ये स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरौली का स्तंभ लेख चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख करता है। हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ ध्वज भागवत धर्म की श्रेष्ठता को बताता है। चित्तौड़ का स्तंभ लेख तत्कालीन वास्तुकला पर प्रकाश डालता है। और इस तरह ये स्तंभ लेख तत्कालीन भारत के आर्थिक जनजीवन, सामाजिक जनजीवन की हमको जानकारी देते हैं। तो इतिहास लिखने में ये स्तंभ लेख भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। उसके बाद मूर्ति लेख आता है। मूर्तियों के नीचे कई बार अभिलेख उत्कीर्ण हमको मिलते हैं। एरण से प्राप्त वराह की जो मूर्ति है उसमें तुर्माल का लेख अंकित है। ये शासक इस शासक के काल की कुछ घटनाओं की जानकारी इस तरह जो एरण का अभिलेख है, जो ये मूर्ति है एरण की, उससे हमको प्राप्त होती है। तो मूर्ति लेख भी, जो मूर्तियों पर लिखे हुए जो लेख हैं, उनसे भी तत्कालीन भारत को समझने में, जानने में और इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये मूर्ति लेख निभाते हैं। इसके बाद पात्र अभिलेख। पुरातत्व स्थलों से हमें कई ऐसे पात्र मिलते हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। 5वीं शताब्दी BC का पेपरावा ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। एक कलश पर एक अभिलेख मिला है जो कि तत्कालीन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पात्र अभिलेख किसे कहते हैं? ये यानी कि खुदाई में कई बार ऐसे पात्र मिल जाते हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है, और ये जो लिखा हुआ होता है उससे हमको कुछ इतिहास लेखन में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए 5वीं शताब्दी BC का जो पेपरवा का अभिलेख है, जो पात्र अभिलेख है, उसमें तत्कालीन भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद ताम्रपत्र आते हैं। इतिहास लेखन में ताम्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सोहगोरा ताम्रपत्र 3वीं शताब्दी का है। मधुबन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि हर्ष जो था वो शैव धर्म को मानता था और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान ताम्रपत्र पर ही अंकित किए जाते थे। यानी कि तत्कालीन इतिहास में ताम्रपत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज मैंने आपको उन शिलालेखों के बारे में, यानी कि पुरातत्व साधनों में शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख, पात्र अभिलेख, ताम्रपत्र कैसे इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात की जानकारी मैंने आपको दी है। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं इसके आगे आपको सिक्कों से इतिहास कैसे लिखा जाता है और सिक्के कैसे इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा।